शालिनी घबराते हुए कहती है, कहीं वो वजीर युग बाबू तो नहीं। शालिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए खुद से बड़बड़ाती है, नहीं नहीं, वो वजीर युग बाबू नहीं हो सकते हैं। युग बाबू उस काले साए के वश में नहीं आ सकते। मैं जानती हूँ युग बाबू बहुत अच्छे हैं, वो कभी उस काले साए के वश में नहीं आएंगे। शालिनी युग के बारे में सोच ही रही थी कि तभी तारा की नींद खुल जाती है। तारा उठते से ही कहती है, मम्मा 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 कहाँ है? शालिनी तारा को बड़े प्यार से पुचकारते हुए कहती है, आपकी मम्मा भी आराम कर रही हैं तारा बेटी, उन्हें आराम करने दो। जब तारा की वर्चस्विनी पर नजर पड़ती है तब जाकर वो शांत हो जाती है। तारा को देखते से ही शालिनी को रात के बारे में कुछ याद आने लग जाता है और वो तुरंत तारा से पूछ बैठती है, तारा बेटा एक बात बताओ, कल रात जब मैं आपके कमरे में आई थी तकरीबन 2 बजे, उस वक्त तो आप और आपकी मम्मा सो रहे थे, फिर आप और आपकी मम्मा कब उठे? और वो जो कमरे में आप कर रहे थे वो सब कब कर लिया? तारा जवाब देती है, यामिनी दीदी मुझे ठीक से तो याद नहीं, पर जितना मुझे याद है मम्मा कह रही थी कि तारा बेटी जल्दी उठो, 3 बजे से पहले तंत्र शक्ति साधना शुरू करनी है, जल्दी उठो तारा बेटी। शालिनी खुद से बड़बड़ाती है, मैं निकली थी 2 बजे और वर्चस्विनी को 3 बजे से पहले साधना शुरू करनी थी। इसका मतलब ये हुआ कि वर्चस्विनी ने तारा के साथ जो भी किया वो मेरे जाने के बाद ही किया। शालिनी तारा को देखते हुए फिर उससे पूछती है, कल रात क्या हुआ था तारा बेटी? आपकी मम्मा यानी कि वर्चस्विनी ने क्या किया था? तारा शालिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, बीती रात मैं सो रही थी, मम्मा ने मुझे उठाया और कहने लगी। तारा उस पल में चली जाती है जब पिछली रात तारा को वर्चस्विनी उठा रही थी। इस वक्त कमरे के अंदर वर्चस्विनी तारा को बार बार उठा रही थी। वर्चस्विनी तारा को उठाते हुए कहती है, उठो तारा बेटी उठो, ऊपर से आदेश आया है, उन्होंने तुझे बुलाया है। तारा नींद में कहती है, नींद आ रही है मम्मा, सोने दीजिए ना। वर्चस्विनी कहती है, तारा बेटी ये सोने का वक्त नहीं है, उठ जल्दी, तेरी शक्तियों को आज ही जागृत करके आज ही स्थापित करना है। तारा कुछ जवाब नहीं देती है, सोते रहती है। वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, लगता है तू ऐसे नहीं मानने वाली, सही कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इतना कहकर वर्चस्विनी तारा को अपने दोनों हाथों से झंझोड़ते हुए उठाती है और गुस्से के साथ कहती है, चुपचाप मेरे साथ चल और आज रात मैं जो बोलती हूँ वो करते जाना, उसके बाद तुझे जो करना है करते रहना। अगर तू जिंदगी भर भी सोना चाहे तो फिर सो सकती है, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। तारा खामोश रहती है। वर्चस्विनी तारा को लेकर रूम नंबर 666 के पास ले जाती है। रूम नंबर 666 का दरवाजा खुला हुआ था। जब तारा की नजर कमरे के अंदर पड़ती है तो वो देखती है कि कमरे के अंदर युग कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ने में पूरी तरह खोया हुआ था। दरवाजे की तरफ बिल्कुल उसका ध्यान नहीं था और न ही किसी आहट पर। युग किताब पढ़ ही रहा था कि तभी तारा देखती है कि अचानक से युग के पीछे एक काला साया आकर खड़ा हो जाता है, जिसका बदन किसी खूंखार आदमी की तरह था, जिसके आसपास काला धुआं उड़ रहा था। उस काले साये को देखकर तारा का दिल जोरों से धड़कने लग गया था। इसके अपोजिट वर्चस्विनी उस काले साये को देखकर मुस्कुराने लग जाती है। तारा को तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने सचमुच काला साया था। वो अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें मलने लग जाती है और जब वापस खोलती है तो देखती है कि वो काला साया युग के पीछे से गायब हो गया था और वो युग जो किताब पढ़ रहा था बेहोश हो चुका था। उसका सिर टेबल पर रखी खुली किताब पर था। ऐसा लग रहा था जैसे वो काला साया वहां पर युग को बेहोश करने के लिए ही आया था ताकि वर्चस्विनी का काम आसान हो जाए। वर्चस्विनी कमरे के अंदर कदम रखते हुए कहती है, आओ तारा बेटी अंदर आओ। तारा और वर्चस्विनी अपने कदम कमरे के अंदर बढ़ाने लग जाती हैं। जैसे ही वो दोनों कमरे के अंदर घुसते हैं दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो जाता है, जिससे कि तारा के दिल की धड़कन कुछ पल के लिए थम सी जाती है। तारा देखती है कि फर्श पर ही 6-7 लुभान पात्र, एक बहुत पुरानी कई जगहों से फटी लाल किताब, सुइयां और भी तंत्र मंत्र का सामान रखा हुआ। तारा उस सामान को देखते हुए कहती है, अभी कुछ देर पहले तो फर्श खाली था, फिर ये अचानक से इतना सारा सामान कहाँ से आ गया? कहीं ये सब उस काले साये ने तो नहीं किया? कुछ ही देर में वर्चस्विनी वो सारे इंतजाम कर लेती है जिसकी उसे जरूरत थी। सारा सामान लाने के बाद वर्चस्विनी पालकी मारकर फर्श पर बैठी हुई थी और उसने अपने ठीक सामने तारा को भी बिठाया हुआ था। उन दोनों के चारों तरफ लुभान पात्र जल रहे थे जिनका धुआं पूरे कमरे के अंदर फैलते जा रहा था। वर्चस्विनी तारा को एकटक नजर से देखते हुए कहती है, कल रात तुमने जो बलि भेंट चढ़ाई थी वो बलि कबूल हो गई है। उसे उन मछलियों की बलि बहुत पसंद आई है।
तारा लंबी सांस लेते हुए कहती है, किसे माँ? वर्चस्विनी फुसफुसाते हुए कहती है, भक्षानर को तारा बेटी। वर्चस्विनी जैसे ही ये नाम लेती है तारा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वर्चस्विनी अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, अधर्म की जो परीक्षा मैंने तुम्हारी ली थी उसमें तुम पास हो गई हो। अब तुम अधर्म की दुनिया में प्रवेश कर सकती हो तारा बेटी। तारा डरते हुए कहती है, ये कैसी दुनिया है माँ? वर्चस्विनी जवाब देती है, इस दुनिया के अलावा भी एक और दुनिया है तारा बेटी, और वो है अधर्म की काली दुनिया। यहीं पर सारी काली शक्तियां रहती हैं। वो काला साया भी उसी दुनिया से आया है, मरने के बाद भी। तुम ही बताओ, कोई आम इंसान ऐसा कर सकता है क्या? पर उसने करके दिखाया है, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं है बल्कि भक्षानर है। भक्षानर काली दुनिया की काली शक्तियों का राजा है वो। तारा खामोशी के साथ वर्चस्विनी को देखते रहती है। वर्चस्विनी तारा की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम जानना चाहोगी उस दुनिया में कैसे जाया जाता है? तारा सांस छोड़ते हुए कहती है, कैसे माँ? कैसे जाया जाता है उस दुनिया में? वर्चस्विनी तारा का जवाब सुनकर कस कस कर हंसने लग जाती है और हंसते हुए ही अपने बगल में जल रहे लुभान पात्र के अंदर हाथ डालती है और जलता हुआ एक अंगारा निकाल लेती है। वर्चस्विनी की उंगलियां जल गई थी, पर उस पर इस चीज का कुछ असर नहीं दिख रहा था। वर्चस्विनी उस पर वापस से पानी डालती है और उसका कोयला बनाकर फर्श पर मंत्र पढ़ते हुए कुछ बनाने लग जाती है। कुछ देर बाद वर्चस्विनी फर्श की तरफ इशारा करते हुए कहती है, जानती हो तारा बेटी ये क्या है? तारा फर्श पर देखते हुए कहती है, ये तो आंख है माँ। वर्चस्विनी ने फर्श पर उस कोयले से एक बेहद डरावनी आंख का निशान बनाया था, इतनी डरावनी कि उसे देखकर किसी की भी सांसें थम जाए। वर्चस्विनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ तारा बेटी, ये आंख तो है, पर यह कोई साधारण आंख नहीं है, बल्कि ये भक्षानर की आंख है। ये वही आंख है जो तुम्हें काली दुनिया में प्रवेश करवा सकती है। ये आंख ही है जिससे वो तुम्हें देख सकता है और तुम्हें वो भी दिखा सकता है जो वो दिखाना चाहता है। ये काली शक्तियों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली निशान है। ये हर किसी को नहीं मिलता। इसके लिए उसने तुम्हें चुना है ताकि तुम उस काली दुनिया यानी अधर्म की दुनिया में जा सको, क्योंकि वही तुम्हारी असली दुनिया है। तुम उसी के लिए बनी हो। इतना कहकर वर्चस्विनी तारा से कहती है, अपना हाथ आगे करो तारा। तारा ना में अपना सिर हिलाने लग जाती है। वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, मैंने कहा अपना हाथ आगे कर। तारा वर्चस्विनी की डांट से डर जाती है और ना चाहते हुए भी अपना हाथ आगे कर लेती है। तारा अपना हाथ सीधे फर्श पर बने आंख के निशान के ऊपर रख देती है। तारा की हथेली के पीछे बने स्टार के निशान पर वर्चस्विनी की नजर थी। वर्चस्विनी अपने बगल में रखी पुरानी लाल किताब को उठाती है और उसके पेज धड़ाधड़ पलटाती है। वो उसमें से कोई सा पेज खोलकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। जैसे ही मंत्र पढ़कर खत्म होता है, वर्चस्विनी अपने दूसरे हाथ में जो सुई पकड़कर रख लेती है, उस सुई को वो तारा की हथेली के पीछे चुभो देती है। तारा दर्द से कराहते हुए चीखती है, माँ। तारा की हथेली के पीछे से खून निकलने लग गया था, पर वर्चस्विनी को जरा सी भी उस पर दया नहीं आ रही थी। वो मंत्र पढ़ते जा रही थी और जैसे ही कोई सा मंत्र पढ़कर खत्म होता था, वो एक बार फिर सुई तारा की हथेली पर चुभो दिया करती थी और बेचारी तारा दर्द से तड़पते रहती थी। देखते ही देखते वर्चस्विनी ने तारा की हथेली के पीछे जो स्टार का निशान था, उसके अंदर सुई चुभा चुभा कर आधी आंख का निशान बना दिया था और अब बस आधा निशान बनाना बचा हुआ था। वर्चस्विनी मंत्र पढ़ने में लगी ही हुई थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और अभिमन्यु की आवाज सुनाई देती है, युग, ओ युग, दरवाजा खोल, तू ठीक तो है? वर्चस्विनी और स्पीड के साथ मंत्रों को पढ़ने लग जाती है, पर आंख का निशान पूरा बन पाता उससे पहले ही दरवाजा खुल जाता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, तारा अपने अतीत की यादों में से बाहर आ जाती है। इस वक्त तारा शालिनी के पास हॉल में बैठी हुई थी और उसकी निगाहें तारा की हथेली के पीछे बने स्टार के अंदर बनी आधी आंख पर थी। तारा उसी निशान पर अपना हाथ फेरे जा रही थी। तारा मायूसी के साथ कहती है, यामिनी दीदी, क्या सच में मैं काली दुनिया के लिए बनी हूँ? अगर मेरे हाथ में ये आंख का निशान पूरा बन जाता तो क्या मैं भी उनकी तरह ही बन जाती, इंसानों को मारने वाली एक बुरी लड़की जो अधर्म की राह पर चलती है? शालिनी तारा की पीठ पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से कहती है, बिल्कुल नहीं तारा बेटी, आपका जन्म तो हम सबका उद्धार करने के लिए हुआ है। आप काली दुनिया के लिए नहीं, बल्कि हमारी दुनिया के लिए बनी हो।
और ये निशान जो आप देख रही हो, ये सिर्फ एक चिन्ह है जो इंसानों और शैतानों ने ही बनाए हैं। इन निशानों से कुछ नहीं होता। जब तक इंसान के मन में धर्म है, अधर्म उसके मन में कभी पनाह नहीं ले सकता। शालिनी और तारा आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। आ! ये चीख इतनी खौफनाक थी कि हॉल में सो रहे सभी लोगों की नींद खुल जाती है, सिवाय वर्चस्विनी के। वो बेहोशी रहती है। अभिमन्यु कायर से पूछता है, कायर, तूने चीख सुनी? कायर जवाब देता है, हाँ यार सुनी, उसी से तो मेरी नींद खुली। शालिनी ऊपर के कमरों की तरफ देखते हुए कहती है, ये आवाज तो ऊपर साइड से आई है, और ऊपर तो युग बाबू है, वो भी रूम नंबर 666 में। इतना कहते से ही शालिनी सीढ़ियों की तरफ भागती हुई ऊपर रूम नंबर 666 की तरफ जाने लगती है। शालिनी को देखकर सब लोग सीढ़ियों की तरफ भागने लगते हैं, सिवाय कछुए के। वो वर्चस्विनी के पास ही बैठे रहता है, जैसे उसे किसी चीज का डर था। उसी वजह से वो वर्चस्विनी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसने रात भर मून वाटर से वर्चस्विनी के चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाकर रखा था, ताकि कोई बुरी शक्ति उसके पास भी ना भटके। जब शालिनी, डायना, अभिमन्यु, कायर और तारा रूम नंबर 666 में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि युग होश में आ गया था और वो कुर्सी के ऊपर ही बैठा हुआ था। उसने अपना एक हाथ दूसरे हाथ की कलाई पर रखा हुआ था और कलाई को कसकर पकड़कर चीखे जा रहा था। युग चीखते हुए कह रहा था, आह, मेरा हाथ, मेरा हाथ। शालिनी तुरंत युग के पास जाती है और घबराते हुए कहती है, क्या हुआ युग जी, आप ठीक तो हैं? युग अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मेरा हाथ जल रहा है। शालिनी घबराते हुए कहती है, क्या, पर कैसे? युग कहता है, शालिनी ये हाथ बहुत जल रहा है, लग रहा है जैसे कोई गर्म गर्म अंगारे जला रहा हो। युग अभी भी दर्द से तड़पे जा रहा था, चीखे जा रहा था। उसके हाथ में बहुत जलन हो रही थी। तभी अभिमन्यु उस कमरे से बाहर जाता है और जब वो वापस लौटता है तो अपने साथ बर्फ लेकर आता है। वो कमरे में आते से ही युग की कलाई पर बर्फ मलने लग जाता है। जैसे जैसे अभिमन्यु युग की कलाई पर बर्फ मलते जा रहा था, उसके हाथ की जलन कम होती जा रही थी। अब उसे जलन का एहसास नहीं हो रहा था। युग ने दर्द से कराहना बंद कर दिया था। बर्फ को हटाकर जब अभिमन्यु युग की कलाई देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसकी कलाई को देखकर सिर्फ अभिमन्यु ही नहीं बल्कि शालिनी भी हैरान रह जाती है। युग की कलाई पर जहां बूंद और आग का निशान बना हुआ, वहां पर एक और निशान आ गया था, और वो निशान था हवा के बवंडर का, जो ऊपर से बड़ा होते हुए नीचे छोटा होते जा रहा था। अभिमन्यु हैरानी के साथ युग से पूछता है, ये एक और निशान कब आ गया तेरी हथेली पर? युग अपने सिर पर जोर देते हुए कहता है, पता नहीं यार कब आ गया। जितना मुझे याद है कल रात सोने से पहले ये निशान मेरी कलाई पर नहीं था। अभिमन्यु कहता है, इसका मतलब कल रात में तेरे बेहोश होने के बाद तेरी हथेली पर यह निशान बना है। कायर कहता है, तेरे हाथ पर तो निशान बढ़ते ही जा रहे हैं, पहले वो पानी की बूंद वाला, फिर वो आग वाला, और अब ये बवंडर वाला। आखिर इन निशानों के मतलब क्या है, और ये एक एक करके तेरी बॉडी पर क्यों आ रहे हैं, एक साथ क्यों नहीं आ जाते? जब तारा की नजर उस बवंडर वाले निशान पर पड़ती है तो वो हैरानी के साथ कहती है, ये तो वही वाला निशान है जो उस रात मम्मा ने बनाया था। सदियों से है पुराना।